अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इकोनॉमिक जो क्या उसको कहते हैं CPR का चैप्टर मुकम्मल करने के बाद आज हमने मटीरियल कास्टिंग के चैप्टर का आगाज़ करना है। मटीरियल कास्टिंग के चैप्टर को उसने 4-5 हिस्सों में यहाँ पे तकसीम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे उसका एक हिस्सा जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आगाज़ करता हूँ। आज हम सीखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्या चीज़, और उसके बाद इसकी एक आध प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा हुआ है कास्ट अकाउंटिंग में, यानी 2 चैप्टर्स, इसमें से 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी आते हैं, नॉर्मली 3 भी आ सकते हैं। पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस अगर सामने रखा जाए तो। लें जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सीखने के लिए स्टूडेंट्स हमें 2 चीज़ों के बारे में सबसे पहले सीखना पड़ता है। एक, नंबर 1 पे ऑर्डरिंग कास्ट। जब तक हमें नहीं पता चलता ऑर्डरिंग कास्ट चीज़ क्या है, उस वक्त तक हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में नहीं सीख सकते। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ कैरिंग कास्ट। इसको होल्डिंग कास्ट का भी स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है, इसको स्टोरेज कास्ट का भी वो नाम दे सकता है। ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट, और कैरिंग कास्ट को मैंने बताया होल्डिंग कास्ट और स्टोरेज कास्ट का भी वो नाम दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट स्टूडेंट्स नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो कास्ट ऑर्डर देने के लिए हम लोग अफोर्ड करते हैं ऑर्डरिंग कास्ट कहलाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला ऑर्डर देने के लिए। अब देखें, जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे होते हैं तो आपने मटेरियल फ्रीक्वेंटली परचेज करना है, तो जाहिर बात है प्रोडक्शन होनी है। तो जब आपने मटेरियल फ्रीक्वेंटली परचेज करना होता है तो आप अपने बिजनेस में से 5 साल लोग जिनका इंतहाई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है परचेजिंग से रिलेटेड, उनको अलग करके तो नाम दे देते हैं परचेज डिपार्टमेंट का कि ये हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। अब वो जो 5 साल लोग बैठे हुए हैं उन्होंने आपको मटेरियल तो ख़रीद के देना ही है, प्लस उनकी बदौलत आपने लाखों रुपए बचाने भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुनासिब कीमत पे एक अच्छी क्वांटिटी आपको लेके देनी है। प्लस जितने भी आपके बाकी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं, उनको हैंडसम पैकेजेस ऑफर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों की सैलरीज। उसके बाद नंबर 2 पे उन लोगों ने सप्लायर्स को लोकेट करना है। तो सप्लायर को लोकेट करने के लिए उन्होंने ख़तो किताबत करनी है लोगों के साथ, एडवर्टीजमेंट करनी है, इश्तहारात वगैरह देने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इश्तहारात के अखराजात जो उन्होंने ख़तो किताबत करने हैं, कोरस्पोंडेंस का जिसको आप नाम देते हैं, उसके अखराजात। उसके बाद उन्होंने जितना भी लेन देन करना है क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, उसका रिकॉर्ड भी अपने पास बना के रखना है, तो स्टेशनरी के अखराजात हो गए। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं, लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। उसके बाद बिल्डिंग उन्होंने इस्तेमाल करनी है, नहीं जी ऑफिस जिसको आप कहते हैं। तो ये जब चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो डेफिनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी वैल्यू कम होगी, तो इनकी डेप्रिसिएशन हो गई। उसके बाद ज़ाहिर बात है ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत भी पेश आएगी, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई। जो इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई। इसके बाद जब सर्दी बहुत ज़्यादा होगी
तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटिंग करनी पड़ेगी, उसके अखराजात। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कूलिंग करनी पड़ेगी, सेंसिटिव लोग हैं उसके अखराजात। ये जो 7-8 मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं ना, ये वो अखराजात हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, ऑर्डरिंग के साथ है। तो इन तमाम अखराजात को मजमूई तौर पे हम नाम देते हैं कि ये हमारी क्या है, ऑर्डरिंग कास्ट है। इसके अलावा भी बेशुमार छोटे छोटे अखराजात होते हैं जिनका ताल्लुक जो है ना वो ऑर्डर के साथ ही बनता है। लाइक जो कांटेक्ट करने के बाद लोग आपके पास आते हैं, सप्लायर्स वगैरह, उनकी रिफ्रेशमेंट भी आ जाती है इसमें। मतलब बेशुमार छोटे छोटे अखराजात हैं तो चूंकि सारे के सारे बिजनेस अफोर्ड कर रहा होता है तो प्लेस एंड ऑर्डर, ऑर्डरिंग कास्ट का इसको नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऑर्डरिंग कास्ट है ना, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। जितने आप ऑर्डर ज़्यादा प्लेस करते हैं उतनी ऑर्डरिंग कास्ट आपको ज़्यादा अफोर्ड करनी पड़ती है। जितने आप ऑर्डर कम प्लेस करते हैं उतनी आपको ऑर्डरिंग कास्ट कम अफोर्ड करनी पड़ती है। अब सवाल ये बनता है, ज़्यादा ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, जब आप क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट्स में खरीदेंगे, थोड़ी थोड़ी करके खरीदेंगे। तो जब आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके परचेज करेंगे तो ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा होगी, ऑर्डरिंग कास्ट ज़्यादा बनेगी। जब आप इन बल्क परचेज करेंगे, लार्ज वॉल्यूम परचेज करेंगे, तो ऑर्डरिंग कास्ट आपकी कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कम देने पड़ते हैं। उसके बरक्स कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कास्ट, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए जो इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए, महफूज करने के लिए भी आप कह सकते हैं, या इसको यूं भी कहा जा सकता है यूजेबल फॉर्म में रखने के लिए अफोर्ड करेंगे। कैरिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट, स्टोरेज कास्ट का हम इसको नाम देंगे। अब आप देख लें, जितनी भी आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं वो सारी की सारी एक दिन में इस्तेमाल नहीं हो जाती, बल्कि जितनी चाहिए होती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी आप गोदाम में महफूज करके रख लेते हैं ताकि जो ही ज़रूरत पेश आएगी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो गोदाम आपका अपना है उसकी डेप्रिसिएशन, और अगर किराए पे लिया हुआ है तो उसका रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कैरिंग कास्ट में सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, रेंट। उसके बाद आपका अगर अपना है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी होगी जिसको आप डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। गोदाम की डेप्रिसिएशन होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी उसकी यूजेबल फॉर्म में रखने के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। बिजली भी डेफिनेटली वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात होंगे। उसके बाद बाज़ जो इन्वेंट्री है ना उसको बेहतरीन फॉर्म में रखने के लिए आपको हीटिंग भी करनी पड़ती है, हीटिंग के अखराजात होंगे। कूलिंग भी करनी पड़ती है, कूलिंग के अखराजात होंगे। आप देखें जब आप कूलिंग और हीटिंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो इक्विपमेंट्स, हीटर्स, चिलर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनकी भी डेप्रिसिएशन हो रही होती है, उनकी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आती है। तो उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गई, उन इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन हो गई। और इसके अलावा आपने वहाँ पे एक वॉचमैन भी रखा हुआ है ताकि इन्वेंट्री को चुरा ना लिया जाए। कॉमन है ना ये चीज़ें आजकल हमारे मुआशरे में, तो उस वॉचमैन की सैलरी हो गई। सबसे बढ़कर ये चीज़ कि जो इन्वेंट्री आप कैरी कर रहे हैं, आपने महफूज की हुई है अपने गोदाम में, उसमें आपका लगा हुआ है कैपिटल। तो जब आप कैपिटल लगाते हैं किसी भी चीज़ में तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट अफोर्ड करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो मैंने आपको 7-8 चीज़ें गिनवाई हैं ये प्योरली किसके साथ बिलोंग करती हैं, इन्वेंट्री के साथ। इन्वेंट्री को इस काबा रखने के लिए कि ये मुस्तकबिल में इस्तेमाल हो सके। कैरिंग कास्ट का नाम देंगे, होल्डिंग कास्ट का नाम देंगे, स्टोरेज कास्ट का नाम देंगे। अब ये जो कैरिंग कास्ट है ना ये सारी की सारी डिपेंड करती है आपकी इन्वेंट्री के ऊपर। जितनी इन्वेंट्री ज़्यादा होगी उतनी कैरिंग कास्ट ज़्यादा होगी, जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतनी आपकी कैरिंग कास्ट कम होगी। अब सवाल ये बनता है कि कब इन्वेंट्री ज़्यादा होगी,
कब इन्वेंट्री कम होगी? तो जब आप कम क्वांटिटी परचेज करेंगे, गोदाम में क्वांटिटी कम होगी, तो डेफिनेटली कैरिंग कास्ट कम होगी। जब आप इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदेंगे तो इस्तेमाल कम होनी है, गोदामों में ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन ये बात ज़हन में बैठा लें कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, कैरिंग कॉस्ट कम होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने बोला कब ज़्यादा होगी? जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा देंगे। ज़्यादा ऑर्डर कब दिए जाते हैं? जब क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट्स में परचेज की जाती है, स्मॉल वॉल्यूम में खरीदी जाती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, कैरिंग कॉस्ट कम है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कब कम होती है? जब लार्ज वॉल्यूम खरीदे जाते हैं। जब लार्ज वॉल्यूम खरीदेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन स्टोर रूम में इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी हुई होगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। मतलब एक चीज़ कम है, ऑर्डरिंग कास्ट, तो कैरिंग कास्ट ज़्यादा है। अगर ऑर्डरिंग कास्ट ज़्यादा है तो कैरिंग कास्ट कम है। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी बोल दिया था कि रेगुलरली परचेसेस हो रही हैं, तो परचेसेस रेगुलर होने की वजह से ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट, आपकी जो कास्ट है उसका एक मेजर हिस्सा बनना शुरू हो जाती है। तो आप फिर कोशिश क्या करते हैं कि इन दोनों कास्ट को मिनिमाइज किया जाए, मतलब कंट्रोल किया जा सके, या जैसे अदर कास्ट कम से कम की जा रही हैं, ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट भी हमें कम से कम अफोर्ड करनी पड़े। तो जब आप इन दोनों को मिनिमाइज कर रहे होते हैं तो इस दौरान एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है या एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट जो है आपकी कैरिंग कास्ट के एग्जैक्ट इक्वल आ जाती है, जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगी, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी लेवल को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ से फिर हमें ये पता चला कि जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, उस लेवल को हम ऑर्डरिंग कास्ट का नाम देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जहाँ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कास्ट दोनों आपस में बराबर हैं, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, ये दोनों कास्ट हमेशा आपस में बराबर आएंगे। अगर ये बराबर ना आए तो समझ आए कि ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। 1 रुपए का भी फर्क नहीं आता, और ये चीज हम बाकायदा साबित भी करेंगे। अब ऑर्डरिंग कास्ट देखें, मैंने आपके सामने लिख दिया इक्वेशन में कि कैरिंग कास्ट के हमेशा बराबर है। तो इसको अब आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डरिंग कास्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, पर ऑर्डर कास्ट के साथ, पीओसी। पीओसी स्टैंड फॉर पर ऑर्डर कास्ट। ठीक होगी बात, जो हमारी एक ऑर्डर पे कास्ट लग रही है। उसके बाद कैरिंग कास्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं पर यूनिट कैरिंग कास्ट के साथ। ये स्टूडेंट्स जो सीसी मैंने लिखा है ना, ये पर यूनिट है, एक यूनिट को स्टोर करने के लिए जो हमें कास्ट अफोर्ड करनी पड़ रही है, दैट इज पर यूनिट कैरिंग कास्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का सिंपल सा हल है कि जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, EOQ के साथ। जब भी आप एनुअल रिक्वायरमेंट, ये जो AR मैंने लिखा हुआ है ना, दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट। मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट से जो क्वांटिटी आपने एक साल में इस्तेमाल करनी है, इसको एनुअल डिमांड का नाम भी दिया जाता है। तो इसको EOQ के साथ डिवाइड कर दें। अब आप सोच रहे होंगे EOQ के साथ क्यों डिवाइड किया जा रहा है,
क्योंकि जब भी हमने इन्वेंट्री परचेज करनी है EOQ की शक्ल में करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट दोनों बराबर आ रही होती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं EOQ की शक्ल में पर प्लेस करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीकाकार क्या है कि जो EOQ है ना, इसको आप लोग डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 के साथ। जब भी हम EOQ को 2 के साथ तकसीम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट के साथ। अब ये जो बटे के नीचे आपको मैं पहले बताता चलूं कि ये जो पर ऑर्डर कास्ट है ना, जिसको आपके समझाने के लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका बटा 1 है। जैसे यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट का बटा EOQ है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में बटे के ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और इसी तरह जो बटे के नीचे रकमें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये बात आप लोग पल्ले बांध लें जी। ये जो AR है ना, ये पर ऑर्डर कास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये पर ऑर्डर कास्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू पर ऑर्डर कास्ट। लें जी, यहाँ पे ना मैं ज़रा इंसर्ट कर लूँ। लें जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक होगी बात, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको POC के साथ। एनुअल रिक्वायरमेंट बटे के ऊपर है ना, और इधर पर ऑर्डर कास्ट बटे के ऊपर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसका बटा EOQ और पर ऑर्डर कास्ट का बटा 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा EOQ। उसके बाद इसी के साथ बराबर डाल के इस साइड पे भी इक्वेशन इंसर्ट कर देते हैं। इक्वेशन क्या इंसर्ट करनी है, बल्कि इसी को कॉपी और पेस्ट करके तो वैल्यूज ही चेंज कर लेंगे। EOQ मल्टीप्लाई होगा CC यानी कैरिंग कॉस्ट के साथ, और कैरिंग कॉस्ट का बट्टा 1 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद EOQ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा ना कैरिंग कॉस्ट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा EOQ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा CC मतलब कैरिंग कॉस्ट। फिर मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, मैंने क्या किया है, बट्टे के ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, और बट्टे के नीचे वाली रकमें उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्या आया है, एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू पर ऑर्डर कास्ट बटा EOQ, और इस साइड पे हमारे पास आ गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ इनटू कैरिंग कास्ट, और इसका बटा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। लें जी, ये मैंने ऊपर से इक्वेशन पेस्ट कर दी नीचे। ये ज़रा स्टूडेंट्स अब यहाँ से ना इत्मीनान के साथ समझिएगा, बल्कि तवज्जो के साथ। ये जो 2 है ना बटा, ये इस साइड पे जाएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कास्ट। अब ये जो कैरिंग कास्ट है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या करेगा, इनको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बटा कैरिंग कॉस्ट। फिर मैं दोहरा देता हूँ, 2 इधर तकसीम कर रहा था ना EOQ सिर्फ कैरिंग कास्ट को, मैंने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है, तो उधर जाके ये एनुअल रिक्वायरमेंट इनटू पर ऑर्डर कास्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। ये कैरिंग कास्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या किया इसने, डिवाइड कर दिया इनको। EOQ इधर डिवाइड कर रहा है ना, इधर आके ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा EOQ, और यहाँ से ये जो बटा है ना 2, ये ख़त्म हो जाएगा।
बल्कि यहाँ से चूंकि अब इक्वेशन ही ख़त्म हो रही है तो मैं इसको ख़त्म करके तो वैसे ही दर्ज कर देता हूँ ई ओ क्यू, और ये ई ओ क्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अगेन आ जाएगा ई ओ क्यू। यहाँ तक देख लें, क्योंकि मसला है बात क्लियर नहीं हो सकी तो फ़ौरन क्लियर कर लें। जी, अब इसी को कॉपी करके तो नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ले जी, ये आ जाएगा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कास्ट बटा कैरिंग कास्ट। इसकी ताकत एक है ना, इसकी भी ताकत एक है। आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं। ई ओ क्यू की भी ताकत एक थी, दूसरे ई ओ क्यू की भी ताकत एक थी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद स्केयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ओ क्यू स्केयर। अब हम स्क्वायर जो है ना ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं दर्ज कर देता हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों साइड्स का नहीं लेंगे तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उसको बैलेंस रखने के लिए फिर हमारे ऊपर लाजिम है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ इक्वेशन, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर रूट लें जी। ये स्क्वायर रूट इसमें अब ऐड कर देते हैं, ये बटा ये लें जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कास्ट, और इसका बटा हमारे पास आ जाएगा कैरिंग कास्ट। ठीक होगी बात, ये लें, इसके साथ ही बराबर डाल के यहाँ भी ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेंगे, इक्वेशन इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लेंगे इक्वेशन, ये लेंगे, इसको ही कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक होगी बात। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये साइड तो एज इट इज ही रहेगी। कॉपी, इसको नीचे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई ओ क्यू, बराबर डाल के ई ओ क्यू लें जी। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास आ गया 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू पर ऑर्डर कास्ट। ठीक होगी बात, इसका बटा कैरिंग कास्ट, और ये बराबर आ गया ई ओ क्यू। ये कैसे आया है, ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे ई ओ क्यू बचेगा। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जब भी हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। अगर यहाँ तक मसला है, बात अगर आपको क्लियर नहीं हो सकी तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। नहीं जी, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो मैं आपको बताता चलूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेज नंबर 258 पे हैं, 258। ठीक होगी बात। पेज नंबर 258 पे प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। तो मैं पहले प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12। 11 नंबर जो है मैं आपको करवा देता हूँ, 11 नहीं बल्कि 12, और 11 नंबर जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 12, following data are available
विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक मटेरियल। कहता है कि नीचे जो डाटा दिया हुआ है वो किसी खास मटेरियल से मुतल्लिका है। एनुअल रिक्वायरमेंट 56,250 यूनिट्स है, यानी अगर हम पूरा साल क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो 56,250 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। कास्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कास्ट कह रहा है 100 रुपया है। एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है। ठीक होगी बात। और ये हमेशा किस पे लगेगा? पर यूनिट कास्ट पे। मैंने बता दिया ना, जो इन्वेंट्री में कैपिटल लगा होता है, और एक इन्वेंट्री में कैपिटल वही होता है जिस कीमत पे आप उसको खरीदते हैं, जिसको आप परचेज प्राइस का नाम देते हैं, या जिसको मैं यहाँ पे यूनिट कास्ट का नाम दे रहा हूँ। एनुअल कैरिंग कास्ट 15 रुपये है और पर यूनिट कास्ट 50 रुपये है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है एंड प्रूफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। प्रूफ अभी मैं नहीं करवा रहा आपको, मैं सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करवा रहा हूँ। प्रूफ हम कल देख लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, साल में कितने ऑर्डर्स आप देंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर से मुराद कितने दिन के बाद आप ऑर्डर देंगे। लेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैं यहाँ पे सबसे पहले दर्ज करता हूँ एनुअल रिक्वायरमेंट 56,250 यूनिट्स है। ठीक होगी बात। उसके बाद इसके नीचे POC पर ऑर्डर कास्ट ₹100 है पर ऑर्डर। ठीक हो गया। एक ऑर्डर पे 100 रुपये आपका लग रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ ही बराबर डाल के एक पीस की कास्ट 50 रुपये है ना, तो इस पे 10% आपने अफोर्ड करना है, और ये हमेशा कैपिटल पे लगेगा। और एक पीस में जो कैपिटल लग रहा है ना वो 50 रुपये का है, ₹50 पर यूनिट। तो एक यूनिट पे ना आपको कितना इंटरेस्ट अफोर्ड करना पड़ रहा है? 5 रुपये। और कैरिंग कास्ट जो है ना वो आपकी कितनी है? ₹15 पर यूनिट। ठीक होगी बात। निकालना क्या है? EOQ। लेंगे स्टूडेंट्स, EOQ के सामने क्वेश्चन मार्क बराबर डाल के, तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ये, मैं इसी को उठा के कॉपी कर देता हूँ। कॉपी लें जी, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट, Ctrl+V। लें जी, पेस्ट करने के बाद दोबारा पेस्ट, और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट 56,250 आ गई। ठीक हो गया। ज़रब पर ऑर्डर कास्ट ऊपर हमने लिखी हुई है 100 रुपया। ठीक होगी बात। मैं बुक से देख देख के लिखवा रहा हूँ क्योंकि ऊपर तो हाइड हो गया ना, इस वजह से। और इसका बटा कैरिंग कास्ट वो आपके सामने लिखी हुई है 15 रुपये। अब आपको मैंने बता दिया था कि इंटरेस्ट जो है ना वो भी कैरिंग कास्ट का ही हिस्सा है, तो इसमें जमा कर देते हैं 5 रुपये, जमा 5। अगर नहीं होगा इंटरेस्ट तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अगर आपको डाउट हो ना तो यहाँ पे आप कैपिटल जो कैरिंग कास्ट है ना उसके साथ इंटरेस्ट ऐड भी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैरिंग कास्ट। तो लिख लें तो कोई हर्ज नहीं, ना लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। अब स्टूडेंट्स इसको आगे एक स्टेप में अगर आप हल करना चाहते हैं तो एक स्टेप में हल कर लें। अगर आप नहीं स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कर लें। लें जी, 2 ज़रब 56,250 ज़रब 100, इसका बटा 20, और 20 के साथ तकसीम करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर रूट लें, तो ये मेरे पास आएगा 750 यूनिट्स, और इसके साथ ही बराबर डाल के EOQ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने ऑर्डर प्लेस करना है ना 750 यूनिट्स का करना है, तो इसी के साथ हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है ना वो मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लें जी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए ना यहाँ पे मैं ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हेडिंग दे के ना इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए ऊपर भी मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं ना
तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए आप सिंपली क्या करें, अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को, ये लीजिए एनुअल रिक्वायरमेंट ARB काफ़ी था, लेकिन मैंने REQ लिख दिया है, साथ एनुअल पूरा लिख दिया है। आप डिवाइड कर दें EOQ के साथ। जब भी आप एनुअल रिक्वायरमेंट को EOQ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही आएंगे। लें जी, इसी के साथ बराबर डाल के 56,250 ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 750 हमारी EOQ है, डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या बनते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं 75 ऑर्डर्स। अगर हम 750 का ऑर्डर देंगे ना तो एक साल में हमें 75 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर से मुराद मैंने बता दी कि कितने दिनों के बाद हमें नॉर्मली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लें जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए इसके नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, सिंपल सा हल है इसका कि 365 है ना साल में दिन, इसको आप लोग डिवाइड कर दें किसके साथ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ। जब भी आप साल में दिनों की तादाद को नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डेज या नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। लें जी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लें जी, Ctrl+C, इसके नीचे Ctrl+V, इसके साथ ही बराबर डाल के 365 डिवाइडेड बाय 75, 75 ही आए हैं ना। तो देखते हैं जी कितने दिनों के बाद हमें ऑर्डर देना पड़ेगा अपने सप्लायर को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स के साथ ही बराबर डाल के, तो ये तकरीबन राउंड करके आ रहा है 5 डेज, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड करके 5 डेज कर दिया। अगर आप 75 ऑर्डर देंगे ना साल में तो फिर आपको एक ऑर्डर नॉर्मली कितने दिनों के बाद देना पड़ेगा, 5 दिनों के बाद। जब आप 5 दिनों के बाद एक ऑर्डर देंगे साल में 75 ऑर्डर बनेंगे, और जब आपकी कास्ट आएगी तो वो हमेशा आपस में बराबर आएगी। अभी तो मैंने वर्बली बताया है, कल बाकायदा जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें इस चीज़ को साबित भी करेंगे कि जहाँ पे भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की शक्ल में, वहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट दोनों आपस में बराबर आएंगी। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये EOQ आ गया 750 यूनिट्स। ये पहले हमने फार्मूला डिराइव किया था 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डर कास्ट बटा कैरिंग कास्ट, यही फार्मूला है। क्वेश्चन किया 750 आया EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले 75 आए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर वो 5 आ गई। तो यहाँ तक देखने को मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो मेरे साथ शेयर कर लें, अदरवाइज आपने प्रॉब्लम नंबर 11 करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो